तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम से पता लग रहा है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहाँ से नाम से ये समझ में आ रहा था कि जब भी हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या आता है, कम आता है एज़ कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वेपर प्रेशर तो घटता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे। मतलब जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा एलिवेट हो जाता है। एलिवेट मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो नाम से पता लग जाता है। तो अगर मैं बोलूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर ये इक्वल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो जो डिफरेंस होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अभी देखेंगे इसको डिटेल में, बस नाम से क्या समझ में आ रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का जहाँ पे उसका प्रेशर, जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस का किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का उतना टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो लिख लो, पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन boiling point of a solution is the temperature at which vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है, becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है। तो भैया किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस सब्सटेंस के उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट बोल दूंगा, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ग्राफिकली ज़रा समझ लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, ग्राफिकली ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूँ और इस एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ। अच्छा, ये वाली जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये मान लो लाइन है, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है, PATM के इक्वल, है ना। अब मुझे पता है जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो कोई किसी सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ बना रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन से प्रेशर के इक्वल हो गया। देखो इस लाइन पे जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यही तो मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ के किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो इस वाले टेम्परेचर को मान लो ये टेम्परेचर T1 है, तो ये T1 क्या हो जाएगा, T1 विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ से समझा दिया मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। ये कौन सी लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। तो ये मैंने समझाया है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगली बात क्या है, नाम से पता लग रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना है, जब भी मैं कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। एलिवेशन मतलब बढ़ रहा है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर में रिवर्स बात थी। क्या बात थी, जब भी मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता था तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता था वो हमेशा कम होता था प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या है, एलिवेशन वर्ड यूज़ हो रहा है। जब भी मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, है ना। क्यों होता है ये अभी देख लेंगे, वेपर प्रेशर से ही आ रहा है आंसर, है ना। सबसे पहले तो इस बात को लिख लो, when a non-volatile solute is added to a solvent, when a non-volatile solute is added to a solvent, its boiling point, BP लिख रहा हूँ, its boiling point will increase। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, will increase, that is boiling point of solution, will always be greater than boiling point of pure solvent, will always be greater than boiling point of pure solvent, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाम से पता लगा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ऐसा हो क्यों रहा है, तो सारे अगले जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब वेपर प्रेशर से निकल के आएंगी। तो ज़रा देखो, जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ, बच्चों तो होता क्या है, जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का। सुनना मेरी बात, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो क्या होगा, अब जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, बॉईल करने के लिए अब मुझे, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब मुझे किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में बढ़ा के किसके इक्वल कर दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो होता क्या है, जब मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो वेपर प्रेशर गिर जाता है। तो वेपर प्रेशर गिरने की वजह से होता क्या है सॉल्यूशन के, अब मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है। तो पहले के मुकाबले अब मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उस कम वाले वेपर प्रेशर को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि अब मैं ज़्यादा हीट सप्लाई कर रहा हूँ। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो। वेपर प्रेशर से रिलेट करते हैं, जब भी मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अब मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उस कम वाले वेपर प्रेशर को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर होता है, इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हुआ क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर गिर जाता है। वेपर प्रेशर डाउन होने की वजह से क्या है, अब मुझे बॉइलिंग पॉइंट पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसी रफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 5 atm, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10 atm, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10 atm, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी 5 atm है। अब मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर गिर जाएगा सॉल्यूशन का, और मान लो गिरकर कितना हो गया 5 से, प्योर सॉल्वेंट का तो 5 था वेपर प्रेशर, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से मान लो 3 हो गया। तो अब बताओ मुझे 5 से 10 तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वेपर प्रेशर को, या 3 से 10 पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है
वेपर प्रेशर को 3 से 10 ATM तक ले जाने में मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये मैंने डेटा लेकर समझा दिया। तो क्या होता है, वजह क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के सॉल्यूशन की? वजह होती है कि जब भी मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो वेपर प्रेशर गिर जाता है, और वेपर प्रेशर गिर जाता है तो अब मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। इसको ग्राफिकली मैं समझाता हूँ, है ना, मैं इस बात को लिख पाऊँगा नहीं, तो बस ध्यान रखना मैंने रीज़न क्या दिया है, खुद लिख लेना अपने नोट्स में। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ज़रा देखना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात बताओ, किसका ज़्यादा है, सॉल्यूशन का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का ज़्यादा है? एलिवेट हो रहा है, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब सॉल्यूशन का ज़्यादा है ना। ये याद रखने का तरीका है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TBS। TBS का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ माइनस TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ TB नॉट, है ना, TB नॉट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट से, इसलिए TBS यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस TB नॉट। TB नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का, ये नॉट का सिंपल है, ओ जैसा जो होता है, TB नॉट। तो TBS माइनस TB नॉट, ये हमारा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब वही बात है, जैसे मान लो न्यूमेरिकल में एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करा हो, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्वेंट होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे TB नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये कुछ डेटा जो हम वर्ड से पहचानते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इसमें ये पहचानना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ये सब पहचानना, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल्स में ये बात समझ में आ गई थी। तो जब भी क्वेश्चन में एक्वस वर्ड दिखे समझ जाना वाटर सॉल्वेंट है, और वाटर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे TB हमेशा कितना ले लेना, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। ज़रा ग्राफिकली मैं समझा देता हूँ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कैसे जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कैसे जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर, ये जो लाइन है ये वही कौन से प्रेशर की लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। ठीक है, अब मुझे पता है कि पहले प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का ये मैंने वेपर प्रेशर बनाया, मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, और वो टेम्परेचर जहाँ पे, तो ये वाला ग्राफ मैंने किसके लिए बनाया है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट मैं क्या कह दूंगा, ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। मतलब ये वाला टेम्परेचर कितना है, TB नॉट, ये वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का, मतलब TB नॉट, ये TB नॉट जो हम यहाँ रखते हैं। अब जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ तो वेपर प्रेशर गिरता है सॉल्यूशन का। तो अगर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की लाइन ये, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की लाइन मैं नीचे बनाऊंगा ना, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। तो इस वजह से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की जो लाइन होगी वो सॉल्वेंट से हमेशा क्या आएगी, नीचे आएगी। ये मैंने ये बना दी, ये मैं किसका वेरिएशन दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का, किसका, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा देखो प्योर सॉल्वेंट से तो नीचे ही रहेगा। अब जरा तुम एक बात ऑब्जर्व करो, इसमें भी वही है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। वो टेम्परेचर जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ के उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको क्या बोल दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस टेम्परेचर को क्या बोल दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, TBS। अब तुम जरा ग्राफ से देख लो, तुम्हें TBS की वैल्यू ज़्यादा लग रही है या TB नॉट की। इस एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वाला ज़्यादा है ना TBS, तो TBS इज ग्रेटर देन TB नॉट। इस वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है प्योर सॉल्यूशन का एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ग्राफिकली भी बात समझ पा गई। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, मतलब
टी बी एस माइनस टी बी नॉट, तो ये बचेगा, यही किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी बी। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राफिकली भी मैंने समझा दिया कैसे बढ़ता है। ठीक है, ज़रा मैं इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करवा देता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो एक बात सुनो, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर गिरेगा सॉल्यूशन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हो, मतलब जितना ज़्यादा कम वेपर प्रेशर हो जाएगा, मुझे उतनी ही ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचने के लिए। समझ रहे हो, तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर डाउन होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। खुद ही सोचो, अगर ये लाइन यहाँ की बजाय मैं यहाँ बनाता तो कितना गैप आ जाता। मान लो ये कोई लाइन यहाँ ऐसे कट करता तो ये इतना गैप आ जाता सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम करूँगा, ये लाइन उतना ही दूर कट करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लाइन को, उतना ही ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और वैसे भी समझ में आ रहा है ना, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सही बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी बी, ऊपर हम देख चुके, डेल्टा टी बी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो क्या होता है, लोवरिंग पी नॉट माइनस पी एस, है ना। रिलेटिव लोवरिंग नहीं लिखा है मैंने, लोवरिंग लिखा है। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या होता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो रिलेटिव लोवरिंग। ठीक है, और हमें अच्छे से एक बात ये भी पता है बच्चों, हमें अच्छे से एक बात ये भी पता है कि अच्छा, दोनों तरफ एक काम करो, अच्छा पी नॉट माइनस पी एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी नॉट माइनस पी एस को क्या लिख सकता हूँ, ज़रा एक बात नोटिस करना बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, सही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सही बात है, रिलेटिव लोवरिंग से मुझे ये पता है ना, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी नॉट माइनस पी एस क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेयर पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से बच्चों में लिख सकता हूँ कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सही बात है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो डेल्टा टी बी को लिख सकता हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख सकता हूँ मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन अज्यूम कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, डाइल्यूटी सॉल्यूशन अज्यूम करके ड्राइव किया जाता है। तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी, फाइनल फार्मूला याद रखना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन मैंने बोला कि मैं यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन मान रहा हूँ, तो सॉल्यूट को मोल्स को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को देखो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकता हूँ मैं मास ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है, मास ऑफ सॉल्वेंट और इनटू मतलब नीचे आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऊपर पहुंच गया। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो डेल्टा टी बी ये इक्वल आता है ठीक है, कोई कांस्टेंट मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान लो, मतलब तुम उसको क्या मान सकते हो,
के बी कांस्टेंट मान लो, है ना, डेल्टा टी बी। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज़रा मुझे इस एक्सप्रेशन में बताओ क्या क्या कांस्टेंट है। पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास भी फिक्स होता है। अगर मुझे सॉल्वेंट दे दिया तो उसका मोलर मास बदलता थोड़ी है, मोलर मास तो फिक्स रहता है ना। और तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूँ तो एक और कांस्टेंट आएगा, तो इन सबको मर्ज करके एक सिंगल कांस्टेंट लिखता हूँ। देखो पी नॉट कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट, सही बात है। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक और कांस्टेंट आएगा, तो उन तीनों कांस्टेंट को मिला के एक कंबाइन कांस्टेंट लिखता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ के बी। क्या नाम देता हूँ? के बी। और एक बात बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट में केजी में लिख रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलैलिटी। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलैलिटी। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो के बी इंटू स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। तो ये होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। एलिवेशन, क्योंकि देखो ये ज़रा ध्यान रखना है ये के बी कॉन्स्टेंट कैसे आया है, मतलब कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है ना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। वैसे तो टी नॉट कांस्टेंट, मोलर मास सॉल्वेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक कांस्टेंट आ गया, और जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक और कांस्टेंट आया। तो वो वाला कांस्टेंट जो इस साइन को हटाने से आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक और कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? के बी से। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो गया? मोलैलिटी। तो ये स्मॉल एम यहाँ पर क्या है? मोलैलिटी। ये क्या है? मोलैलिटी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है? के बी इंटू मोलैलिटी, है ना। और के बी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। मोलल, MOLAL, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो के बी को बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी की यूनिट क्या होगी? इधर तो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी या तो डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब मोल पर केजी, मास, है ना, ये मोल्स होंगे और ये पर केजी। तो अगर तुम यहाँ से के बी की यूनिट बनाओ तो देखो के बी की यूनिट क्या होगी? या तो तुम लिख सकते हो केल्विन पर मोलैलिटी, है ना, या तो ऐसे एग्जाम में दे रखी हो सकती है केल्विन पर एम, ऐसे दे रखी हो सकती है, या ऐसे करके दे सकता है वो केल्विन पर मोलैलिटी। और मोलैलिटी की यूनिट बच्चों क्या होती है? मोल पर केजी, मोल पर केजी, तो मोल और पर केजी, है ना, ऐसे भी दे रखी हो सकती है। केजी तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इस यूनिट को कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, या केल्विन केजी मोल इनवर्स, है ना। तो ये सब यूनिट है ना, मैं मतलब बता रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त डाउट ना हो। तो ये सब बच्चों क्या है? के बी की यूनिट है। के बी को क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। डेल्टा टी बी निकालना होगा, और डेल्टा टी बी को क्या लिख सकते हो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो उन दोनों में से कोई चीज़ पूछ सकता है, या मोलैलिटी या मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है ना। तो कोई भी चीज़ पूछ सकता है। के बी तो दे रखा होता है जनरली एग्जाम में, है ना, एग्जाम में ये वैल्यू गिवन होगी के बी की। के बी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये इसकी मैंने यूनिट बता दी, कैसे आई, यहाँ से आई है, खुद ही निकाल सकते हो, है ना। अच्छा बच्चों, तो ये हमारा ये एग्जाम में छोटा सा डेरिवेशन आ सकता है ना, 2 मार्क्स में, इस वजह से मैंने करके दिखा दिया, वरना मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा देता। एक फॉर्मूला छोटा सा बता देता हूँ, जनरली उस पर कोई सवाल आता नहीं है ना, लेकिन आ सकता है। के बी को अगर निकालना पड़ जाए तो के बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो लिखवा देता हूँ डायरेक्ट, एक्स्ट्रा फॉर्मूला इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। के बी को बच्चों में निकाल सकता हूँ, के बी इक्वल्स टू गैस कॉन्स्टेंट आर इंटू बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर इंटू टी बी स्क्वायर, टी बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा ना ग्राम में, तो 1000 यहाँ पे ग्राम में ही रखना है, तो पहले 1000 से डिवाइड कर दिया केजी में कन्वर्ट करने के लिए। 1000 इंटू डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये थोड़ा अलग से फॉर्मूला है ना, इस पर सवाल नहीं आते, बहुत कम पूछे गए। इन केस आ जाए तो याद रखना है, अल्टीमेटली तुम्हें इस फॉर्मूले को क्या करना है? मेमोराइज करना है, मेमोराइज करना है कि अगर के बी की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ जाए, ना दे रखी हो यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो ऐसे निकालोगे आर टी बी स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, है ना।
और ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और 1000 तो ये तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सिंपल सी बातें है ना, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। पता है हमें सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, प्रेशर को पहुंचाने के लिए वेपर प्रेशर को, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है के बी इंटू एम, और डेल्टा टी बी को क्या लिखते हैं, टी बी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी बी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल मैं करवाऊँगा नहीं, है ना, न्यूमेरिकल मैं करवाऊँगा नहीं इस पर, अगली प्रॉपर्टी में मैं एक दो न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इसके न्यूमेरिकल्स में, तो ये फार्मूला तुम्हें दे रखा होगा और तुम्हें बस डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। इसमें मुझे छोटी सी बात बतानी है, एक छोटी सी बात बतानी है, कभी कभी मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें उस हिसाब से बता देता हूँ कि अगर मैंने पहले से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं तो वो डेटा जो मैं तुम्हें डायरेक्टली दे सकूँ, है ना, तो डायरेक्ट तुम मेमोराइज कर लो। देखो, याद करने का गेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस को निकालने के लिए, समझ रहे हो, जितना याद होगा उतना टाइम सेव कर पाओगे, बात ये है, वरना ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर लोगे, टाइम खाओगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होगा एग्जाम में, केबी की यूनिट ज़रूरी नहीं है इस तरह से दे रखी हो, कुछ अलग तरह से मेंशन कर रखी होंगी उसने, कुछ अलग ही तरह से, कैसे मेंशन कर रखी होंगी मैं बता देता हूँ। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लिखा हो सकता है, देखो केबी की यूनिट के बारे में देखो क्या दे रखा होगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा बोलेगा वो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये एग्जाम की, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूँ, कभी कभी इस तरह से देगा केबी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज एक्स डिग्री सेल्सियस पर, जो भी मतलब यूनिट हो एक्स दे रखा है, जैसे केबी की यूनिट मान लो 1.2 दे रखी होगी पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो तुम्हें न्यूमेरिकल में एक्स ही वैल्यू यूज़ कर लेनी है। क्या वैल्यू यूज़ कर लेनी है, एक्स जो दे रखी है। अगर ऐसा बोला है, मतलब मैं रीड करके बताता हूँ, इस तरह से मान लो दे रखा होगा, इफ़ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मान लो सॉल्वेंट वाटर है, इज़ 1.2, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, यानी एक्स मतलब के बी की क्या वैल्यू यूज़ करनी है, एक्स, तो के बी यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल ही हो जाएगा। तो के बी यहाँ पे बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट वही वैल्यू रख देना जो भी दे रखी है, जैसे 1.2 दे रखी है तो के बी 1.2 ही यूज़ कर लेना। कभी कभी ऐसा दे रखा होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पर 1000 ग्राम की जगह कभी कभी ऐसा लिख देगा वो, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज एक्स। रीड करके बताता हूँ, मान लो ऐसा कुछ दे रखा हो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.2, तो अब तुम 1.2 वैल्यू यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि इस बार पर 1000 ग्राम नहीं पर 100 ग्राम दे रखा है ना। इसका फंडा छोड़ो, ये आता कैसे है ना, फालतू में कॉम्प्लिकेशन होगी, मैं सिंपली सी तुम्हें बात बता रहा हूँ। पर 1000 ग्राम करके लैंग्वेज यूज़ करिए तो डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है वो यूज़ कर लेना। पर 100 ग्राम करके बोला है तो उस वैल्यू को जो भी दे रखी है 10 से डिवाइड कर देना। तो जैसे x दे रखा है तो तुम के बी की क्या वैल्यू यूज़ करोगे, x/10, क्या यूज़ करोगे, x/10। पर 10 ग्राम दे रखा है तो तुम x/100 यूज़ करोगे, समझ रहे हो। तो ये बात मैंने एक्स्ट्रा बता दी, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसा कर रखा है ना, आया नहीं है ना। इस तरह से तुम्हारे मेन एग्जाम में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आया अभी तक, लेकिन आ सकता है ना। तो ये दे रखा होता है एक्चुअली मोलैलिटी के हिसाब से, और वहाँ पे हम सॉल्वेंट का मास पर 1000 ग्राम मानते हैं ना, यानी 1 kg। तो डायरेक्ट अगर पर 100 ग्राम दे रखा है तो उस वैल्यू को 10 से डिवाइड करना होता है, जो भी के बी की वैल्यू दे रखी है। इसलिए जैसे मान लो दे रखी है के बी की वैल्यू 1.2 पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो तुम यूज़ करोगे 0.12, मतलब 10 से डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे 0.12 रखोगे। पर 1000 ग्राम दे रखी है तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वही यूज़ कर लोगे, है ना। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भेज दूंगा इससे रिलेटेड, तो वो प्रैक्टिस कर लेना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। और डायरेक्ट ऐसी यूनिट दे रखी है तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। ये स्पेशली बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे कुछ मेंशन कर रखा हो तो मैंने बताई है ये बात, ठीक है। अगला बच्चों हम देखते हैं, अगली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब नाम से पता लग रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमेशा कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। मतलब क्या है, जब भी मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, है ना। इसलिए वर्ड क्या यूज हुआ है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब रिड्यूस होना, घटना। इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर शुरुआत करेंगे, फिर उसका रीजन समझ में आएगा कि क्या होता है। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड फेज किसी भी सब्सटेंस के और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। जैसे वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के सॉलिड फेज और वाटर के लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। समझ गए। तो इट इज इस तरह से लिख लो, इट इज दैट टेम्परेचर, it is that temperature at which freezing point of liquid form, at which freezing point at which freezing, it ऐसा मत लिखो freezing point, it is that temperature at which vapor pressure of liquid form, at which vapor pressure of liquid form becomes equal to vapor pressure of solid form, vapor pressure of solid form। तो सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट भैया वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड फॉर्म और उसकी सॉलिड फॉर्म दोनों का वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों का आपस में वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अगली बात, जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं ना प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, डिप्रेशन वर्ड यूज हुआ है, कम होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो लिख लो, फिर रीजन देखेंगे। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is added to a pure solvent, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, freezing point of solution becomes less than that of pure solvent. Freezing point of solution becomes less than that of प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो क्या होता है, नाम से पहचानना है, डिप्रेशन मतलब जब मैं सॉल्यूट को ऐड करूंगा तो घटेगा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन बनाना हो तो कैसे बनाओगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन बनाओ, क्या बनाओगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा टी एफ से। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या करा था, डेल्टा टी बी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को करते हैं डेल्टा टी एफ। ये किसके इक्वल होगा, आप बताओ किसका ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, लिखवाया है कि सॉल्यूशन का कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। अगर सॉल्वेंट का ज़्यादा है तो पहले मैं इस बार क्या लिखूंगा, टी एफ नॉट, सॉल्वेंट का ज़्यादा है ना, माइनस टी एफ एस, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक बात बता दूं, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आया था, ये बच्चों इक्वल आता है, वहाँ पे आया था के बी इंटू एम, यहाँ पे इक्वल आएगा के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वहाँ पे क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे के एफ को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट।
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो इसका नाम लिख देता हूँ, के एफ इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और नाम होता है बता देता हूँ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, क्रायो, CRYO, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ऐसी KF का एक और नाम होता है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेता हूँ मैं, लिखा हो, मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, हाँ मिल गया, ठीक है। ऐसे कभी कभी एग्जाम में दूसरे नाम भी यूज हो सकते हैं। तो केबी को क्या बोलते थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या लिखवाया था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक और नाम होता है केबी का, तो यहाँ लिख देता हूँ, केबी का एक और नाम होता है, केबी को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है यूबोलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये केबी का दूसरा नाम है, ये केबी का दूसरा नाम है। एक होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे केएफ को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये कुछ इसके बारे में बातें। हाँ, अब जरा ये देख लेते हैं कि भैया सॉल्यूशन का जो वो है फ्रीजिंग पॉइंट, वो कम क्यों हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। ज़रा देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सुनना, मैं बोल रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मैं सॉल्यूशन के टर्म में बोलता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे उस सॉल्यूशन के लिक्विड फेज और उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब बताओ, जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा प्योर सॉल्वेंट से, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। और नॉर्मल सी बात है बच्चों, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप कम हो गया, नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, सही बात है। तो अगर वेपर प्रेशर कम हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर भी कम हुआ होगा, है ना, और टेम्परेचर कम हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर ही तो होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हुआ है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। जब भी कोई मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ किसी सॉल्वेंट, किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का। और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, समझ रहे हो। ग्राफिकली समझा देता हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो मैं एक सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ इंग्लिश में, है ना, अगर लिखना चाहो उसको लिख लेना नोट्स में, है ना, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इक्वल, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जहाँ पे उसका लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब हमें पता है प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो प्योर सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर कम है तो प्योर सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम आएगी ना, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड फेज का प्रेशर इक्वल हो वो कम रहेगा सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन में क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर कम है इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी कम है, तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन का हमारे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाता है। वजह क्या है, जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिरता है, डाउन होता है, और अगर वेपर प्रेशर डाउन हो रहा है तो टेम्परेचर खुद ब खुद डाउन होगा, है ना। तो इस वजह से, और टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ही तो है, इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी बच्चों क्या होता है, हमेशा डाउन होता है ना। क्योंकि
वेपर, अगर तुम नोटिस करो फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसका मतलब बहुत नीचे वाले टेम्परेचर पर ही उसके सॉलिड फेज और उसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर मुझे करना पड़ेगा सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का आपस में वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए। और अगर वेपर प्रेशर खुद ही पहले से कम है तो क्या होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात ध्यान रख सकते हो, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर, ईजियर विल बी द फ्रीजिंग, है ना। मतलब उतने ही कम टेम्परेचर पे फ्रीजिंग हो जाएगी, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा फ्रीजिंग क्या होगी उतने ही कम टेम्परेचर पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन का हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना। ग्राफ से समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अब ज़रा देखना, ग्राफ से समझाता हूँ। इधर वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, उधर टेम्परेचर ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट की लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने प्योर सॉल्वेंट की लाइन ड्रॉ की है, प्योर सॉल्वेंट की, है ना। ये मैं प्योर सॉल्वेंट की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर वाली ए बी सी। ये क्या है मेरा, ये लिक्विड स्टेट में था सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट कैसी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और ये वाला यहाँ पे सॉल्वेंट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट। कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में। क्योंकि देखो टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना इधर की तरफ आने में, फ्रीज कर रहा हूँ मैं। जब टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो वेपर प्रेशर भी गिरते ही है। तो यहाँ से टेम्परेचर कम करता गया, लिक्विड का टेम्परेचर गिरता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गया, सॉलिड में, सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट यहाँ पे किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गया, सॉलिड में। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट था और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट। इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पे नोटिस करो, इस प्रेशर पे, इस वाले प्रेशर पे, इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे वेपर प्रेशर लिक्विड का, ये लिक्विड वाली लाइन है और ये किसकी लाइन है, सॉलिड की लाइन है। तो इस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया ना, एक ही लाइन पे आ रहा है देखो। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। तो ये क्या हो जाएगा, टी बी टी एफ नोड, ये क्या हो जाएगा, टी एफ नोड, टी एफ नोड, वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को बच्चों मैंने डिफाइन करवाया था, इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट हैज़ द सेम वेपर प्रेशर। तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए इस पॉइंट पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर एक ही हो गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही बात है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी। चलो ये लाइन अभी मैंने प्योर सॉल्वेंट के लिए ड्रॉ की थी, अब सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा इससे तो कम ही होगा ना, प्योर सॉल्यूशन से। तो नीचे से शुरू करूंगा लाइन, तो देखो मैंने ये शुरू करी, ये मान लो डी, और जहाँ पे ये यहाँ कट कर रहा है ई। अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये सॉल्यूशन की लाइन है, सॉल्यूशन। अभी ये सॉल्यूशन यहाँ पे किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड स्टेट में। इसको कम करता जा रहा हूँ। ये लाइन नीचे क्यों आई है, ये नीचे, इससे नीचे इसलिए आई है क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से। नीचे लाया तो नीचे ड्रॉ करा, इसको इधर ड्रॉ करता गया। अब तुम नोटिस करो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में था, इसके बाद क्या होगा, ये सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ज़रा देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन का भी और सॉलिड सॉल्यूशन का भी, लिक्विड सॉल्यूशन का भी और सॉलिड, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन की लाइन मान लो ये वाली है ना। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन का भी और सॉलिड सॉल्यूशन का भी, लिक्विड सॉल्यूशन का भी और सॉलिड सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर एक ही हो गया, इक्वल हो गया। तो इस टेम्परेचर को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, टी एफ एस ज़्यादा है या टी एफ नॉट ज़्यादा है, टी एफ नॉट ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है इस टॉपिक का, ये आपका एक्सप्लेनेशन है ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इंग्लिश में कि एज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड।
है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, खुद ही कम हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन के लिए वो टेम्परेचर कम होगा जहाँ पे उसके सॉलिड फेज और उसके लिक्विड फेज आपस में क्या हो जाए, इक्वल वेपर प्रेशर पे हो जाए, है ना। क्योंकि लोअर विल बी द वेपर प्रेशर, लोअर विल बी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज बिकम इक्वल। ध्यान रखना है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो इसी वजह से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और ये मैंने ग्राफ से समझा दिया है, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, TF0 माइनस TFS डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा, बहुत सिंपल सवाल होंगे। मोलैलिटी, यहाँ पे M क्या है, मोलैलिटी, KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको बस कैलकुलेट करना है, आपको बस कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, लेक्चर देखना, उसके बाद लगाना, उम्मीदें कर लोगे, ठीक है। चलो बच्चों, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, पाई, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको समझने के लिए बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो लिख लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ spontaneous flow of solvent molecules। ध्यान रखना किस कौन से मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट। spontaneous flow of solvent molecules from a dilute solution, from a dilute solution। dilute solution का मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। from a dilute solution to a concentrated solution, the flow of solvent molecules from a dilute solution to a concentrated solution, है ना, through semi permeable membrane। membrane मतलब एक मान लो तुम फिल्टर टाइप का होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एक अपने थ्रू क्रॉस करवा सकता है, जाली टाइप की होती है, बीच में लगी होती है, ठीक है। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, semi permeable membrane is called osmosis, is called osmosis, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक जाली के थ्रू, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लो ये सॉल्यूशन है, ये बीच में मैंने बना दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट में लिखूंगा SPM। एक तरफ सॉल्यूशन है C1 कंसंट्रेशन का, एक तरफ सॉल्यूशन है C2 कंसंट्रेशन का। C1 मान लो डाइल्यूट है, C1 कैसा है नेचर में, डाइल्यूट है। एक बार बताओ, डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट लेस है, और सॉल्वेंट मोर है ना, सॉल्वेंट मोर है, सही बात है। सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट मोर है, ये मतलब होता है डाइल्यूट का। और इधर C2 है, C2 मान लो नेचर में कैसा है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, समझ रहे हो, सॉल्वेंट क्या है, वो कम है। तो एक तरह से क्या बोल सकते हो, डेफिनेशन क्या बोलती है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट है, ज़्यादा होता है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट ज़्यादा मौजूद है।
जनरली कंसंट्रेशन हम सॉल्यूट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, C1 C2 या डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट लेस, कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट मोर, तो C2 ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ना, यानी C2 की कंसंट्रेशन यानी C2 इज़ ग्रेटर देन C1, C2 की वैल्यू C1 से बहुत ज़्यादा है। C1 C2 आपस में क्या है, कंसंट्रेशन है। जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म्स में एक्सप्रेस होती है। इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ साइड वेयर सॉल्वेंट्स आर मोर टू द साइड वेयर सॉल्वेंट्स आर लेस, है ना। ज़्यादा सॉल्वेंट की साइड से कम सॉल्वेंट वाली साइड पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ रहे हो, वैसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन क्या याद रखनी है जो मैंने लिखवाई कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट लेस होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट लेस होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है ऑस्मोसिस की, है ना। अब ऑस्मोसिस की इस डेफिनेशन के अलावा ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन और हो सकती है, उसको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हो सकता है, ऑस्मोसिस को एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ज़रा एक बार बताओ, तुम खुद ही बताना, मुझे ट्राई करना कि मान लो ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस तरफ सिर्फ वाटर मौजूद है यानी प्योर सॉल्वेंट, और इस तरफ वाटर प्लस NaCl, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो ये मुझे बताओ किस साइड ऑस्मोसिस होगा, इससे इधर से इधर की तरफ होगा, लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट। तुमने अभी पिछले केस में क्या देखा था कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो ये बोलूँगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्वेंट के टर्म्स में ऐसा बोल सकता हूँ वो जगह जहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट है वहाँ से फ्लो होता है वो जगह जहाँ पे कम सॉल्वेंट है। ठीक है, अब ज़्यादा सॉल्वेंट यहाँ पे कहाँ है, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, तो जाहिर सी बात है H2 के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा हैं और यहाँ पे थोड़े कम है क्योंकि यहाँ पे NaCl भी मिला हुआ है। तो किस साइड ऑस्मोसिस होगा, इस साइड, यानी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। वजह क्या होती है, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूशन में थोड़े से कम होते हैं। तो इस वजह से अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ऑस्मोसिस इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ साइड वेयर सॉल्वेंट्स आर मोर टू द साइड वेयर सॉल्वेंट्स आर लेस, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर लेस। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऑस्मोसिस इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, है ना, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन ये भी है। ठीक है, तो इसको ये भी ध्यान रखना, osmosis is the flow of solvent molecules from pure solvent to solution, from pure solvent से किधर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, from pure solvent to सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इसको भी ऑस्मोसिस बोल देते हैं, है ना। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या होता है। देखो ये है प्योर सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन, तो फ्लो कहाँ से हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो मान लो इस साइड सॉल्यूशन की साइड अगर मैं ऊपर से जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई पिस्टन रख दिया, मैंने कोई पिस्टन रख दिया, है ना, और इस पिस्टन को मैं नीचे दबा सकता हूँ। तो मान लो इस साइड में कुछ ऐसा प्रेशर अप्लाई कर दूँ कि वो इस इधर वाली साइड से प्योर सॉल्वेंट की साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर एंटर ही ना कर पाएँ। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो इधर की तरफ आ रहे हैं ये इधर नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि इधर से प्रेशर बढ़ गया है, तो प्रेशर इनको इस साइड आने ही नहीं देगा, प्रेशर तो इधर धकेलेगा। तो क्या है कि मैं सॉल्वेंट साइड मतलब मैं सॉल्यूशन साइड पे कितना प्रेशर अप्लाई कर दूं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आना रुक जाएं सॉल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन की साइड कितना प्रेशर अप्लाई कर दूं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आना बंद हो जाए प्योर सॉल्वेंट की साइड से, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इट इज़ दैट प्रेशर विच इज़ अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड
to prevent the entry of solvent molecules from pure solvent is known as osmotic pressure। समझ रहे हो? तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो प्रेशर होता है कौन सी साइड पे अप्लाई करते हैं, प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की साइड पे। किसको रोकने के लिए? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आना रोकने के लिए। किसकी साइड से? प्योर सॉल्वेंट की साइड से, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो प्रेशर required to stop movement of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution। जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये तो डाइल्यूट हो गया ना, सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है तो ये कंसनट्रेटेड हो गया, है ना। फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड solution is called osmotic pressure, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितना प्रेशर अप्लाई करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड में कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आना रुक जाए उनकी तरफ, किससे? प्योर सॉल्वेंट की साइड से या डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड से। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, वेयर R इज द गैस कॉन्स्टेंट, T इज द टेम्परेचर जो कि केल्विन में रखना है, और C क्या है? कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में रखनी है। C क्या है? कंसंट्रेशन किस में रखनी है? मोल्स पर लीटर में। तो C यहाँ पे C की वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रखनी है? लीटर में, लीटर में, है ना। तो पाई यहाँ से ऐसा भी लिख सकता हूँ nRT अपॉन V, सही है। V हमेशा लीटर में रखना है ना। तो ये तो ऑस्मोसिस तो मैंने समझा दिया। अब ज़रा देख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। RO, जिसको हम क्या बोलते हैं? RO। यही फिल्टरिंग टेक्निक में यही यूज़ होता है फिल्टर करने के लिए वाटर को, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब केमिकल इंजीनियर्स का काफ़ी रिक्रूटमेंट होता है सऊदी अरब वगैरह में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे पानी के फ़िल्टर करने के प्लांट्स काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो केमिकल इंजीनियर्स का वर्क वहाँ पे काफ़ी होता है, वाटर की हार्डनेस कम करने के लिए ये सब काम होता है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस शॉर्ट में इसको हम कैसे बोलते हैं? घर में लगवाते हैं अपने RO, है ना। RO ऑस्मोसिस उल्टा हो जाए, यानी जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था उसका उल्टा करवा दो तो उसको क्या बोल देंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ज़रा बात सुनो, मैं बोल रहा था सॉल्यूशन साइड पे कितना प्रेशर अप्लाई करें कि प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आना बंद हो जाए इधर की तरफ। तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लो मैं इस साइड का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट से जो आ रहे थे वो बंद हो गए एंटर होना। लेकिन अगर मैं प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दूँ तो अब मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा तो अब क्या होगा? सॉल्यूशन वाली साइड के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इधर वाली साइड का जो वाटर है वो इधर मूव करने लगेगा, क्योंकि अब मैंने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दिया। तो अब इस वाली साइड में, सॉल्यूशन वाली साइड में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो इधर मूव करने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोल देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड पर मूव करना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अब कहाँ मूव हो रहा है? सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट। तो इसको क्या नाम रख देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कब होगा? जब मैं जो प्रेशर है वो किससे ज़्यादा प्रेशर कर दूं? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं इधर। तो पानी तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव होने लगेंगे? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, है ना। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसको लिखवा देता हूँ, फिर इसकी एक बहुत अच्छा यूज़ बताऊँगा। इफ़ अ प्रेशर greater than
greater than osmotic pressure. Pi मतलब greater than, pi मतलब greater than osmotic pressure. If a pressure greater than osmotic pressure is applied then the direction of osmosis is reversed. Then direction of osmosis is reversed. तो osmosis का डायरेक्शन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, is reversed. This is known as reverse osmosis. This is known as reverse osmosis, है ना? This is known as reverse osmosis. देखो रिवर्स ऑस्मोसिस को मैंने बताया पानी को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं मैं हल्का सा रफ आइडिया दे देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू. रिवर्स ऑस्मोसिस समझा देता हूँ, ठीक है. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना. इस साइड मान लो, इस साइड तो बच्चों जो वाटर है वो क्लीन वाटर है. इस साइड एक तरफ हम क्या ले लेते हैं? क्लीन वाटर. और इस तरफ मैं क्या ले लेता हूँ? वाटर विद इम्प्योरिटीज़. वाटर विद इम्प्योरिटीज़. जिस वाटर को हमें साफ करना है, वाटर विद इम्प्योरिटीज़, है ना. अब एक बात बताओ, नेचुरली ऑस्मोसिस किधर होगा? प्योर सॉल्वेंट यानी क्लीन वाटर, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर है और यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ मतलब सॉलिड भी मौजूद है. तो प्योर सॉल्वेंट ये हो गया ना. तो प्योर सॉल्वेंट से इधर की तरफ सॉल्वेंट यानी वाटर इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. हमें तो रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना है. तो होगा क्या? इस डायरेक्शन में मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा. एक पिस्टन मैंने ऊपर लगाया है ना, और ऐसे नीचे उसको पुश कर रहा हूँ, तो मैं प्रेशर अप्लाई करता जा रहा हूँ. एक प्रेशर वो होगा जहाँ पे इधर की तरफ एंट्री रुक जाएगी इस डायरेक्शन में, है ना. प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को ऑस्मोसिस बोलते हैं ना, सॉल्यूशन की तरफ आने को प्योर सॉल्वेंट से. तो पाई जब मैं प्रेशर लगा दूंगा, कितना प्रेशर? जब मैं पाई जितना प्रेशर कर दूंगा तो पानी का, क्लीन वाटर का इधर वाली साइड पे आना क्या होगा? रुक जाएगा. अब मैं जब प्रेशर ग्रेटर देन पाई लगाऊंगा, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है मान लो वो पी है, वो ग्रेटर देन पाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है. इससे ज़्यादा प्रेशर लगा दूंगा, अब क्या होगा? इस वाली साइड से वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर फ्लो होने लगेंगे और इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस. अब इस वाली साइड से वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर फ्लो होने लगेंगे, तो धीरे धीरे होगा क्या? इधर बस इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी और सॉल्वेंट यानी वाटर वो इधर से इधर फ्लो कर जाएगा. तो इधर सिर्फ इस वाले हिस्से में क्या कलेक्ट कर लेंगे हम? क्लीन वाटर. और इधर क्या रह जाएगी? गंदगी रह जाएगी. तो यही हम टेक्निक यूज़ करते हैं किस में? पानी को फिल्टर करने में. यही इवन हमारे घर पे जो आरओ लगे होते हैं उसमें भी यही टेक्निक यूज़ होती है ना. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है जिससे फिल्टर बोलते हैं. अक्सर 2 महीने में 3 महीने में जिसको अक्सर बदलना पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे गंदगी इकट्ठी होती रहती है तो चोक हो जाते हैं फिल्टर्स, है ना. तो उसको बार बार क्लीन करवाना पड़ता है. तो यही टेक्निक होती है पानी को साफ़ करने की. रिवर्स ऑस्मोसिस करवा देते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस करवाने से क्या होता है? सॉल्यूशन साइड से फ्लो कर जाता है प्योर सॉल्वेंट की साइड में, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स. तो वाटर, क्लीन वाटर इधर कलेक्ट हो जाता है, यहाँ सिर्फ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, वाटर इधर मूव कर जाता है सारा. ठीक है. तो ये टेक्निक होती है पानी को साफ़ करवाने की, रिवर्स ऑस्मोसिस. अब एक दो स्पेशल तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं. तो पहला लिखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. क्या नाम? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है. तो दो सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक होंगे अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल है. तो 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. 2 solutions having same osmotic pressure. 2 solutions having same osmotic pressure is called, are called isotonic solutions. Are called isotonic. ठीक है. तो अगर 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक. एक बात बताओ, तो इसका मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाए 2 सॉल्यूशंस के लिए. पाई 1 को क्या लिख सकता हूँ? C1R T1. R तो कांस्टेंट होता है. और पाई 2 को C2R T2, है ना. R से R कैंसिल. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बन जाएगा? C1 T1 इक्वल्स टू C2 T2. और अगर टेम्परेचर भी सेम है ना, टेम्परेचर भी सेम है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में C1 इक्वल टू C2, दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी. तो ये तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन है. एक तरीके के सॉल्यूशंस और होते हैं बच्चों जिनको हम बोलते हैं, 2 तरीके के और होते हैं. आइसोटोनिक पढ़ लिया, हाइपरटोनिक.
ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं सॉल्यूशंस विद हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। दो सॉल्यूशंस हैं, उसमें से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो वो दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। तो सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो सॉल्यूशंस हैं, दो में से जिसका एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? हाइपरटोनिक, किसी दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। और ऐसी एक होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसको क्या बोलूँगा? सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मान लो हाई वाला ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, लोअर वाला मान लो पाई 2 है, तो हमारी क्या कंडीशन बन रही है? पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। सही बात है, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। एक मिनट, ठीक है। तो बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं? पेन ख़त्म हो गया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो सॉल्यूशंस, हम दो सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है उसको क्या बोल देंगे? हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको क्या बोल देंगे? हाइपोटोनिक। ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है? हाइपरटोनिक, है ना, इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और हाइपोटोनिक वाले का पाई 2। तो पाई 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई 2, है ना, क्योंकि पाई 1 क्या है? हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर सेम टेम्परेचर की कंडीशन लगा दूं तो क्या आ जाएगा? C1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन C2। पाई 1 को CR/T1 लिखूंगा, R से R कैंसिल, और टेम्परेचर सेम है तो TB कैंसिल, तो C1 विल बी ग्रेटर देन C2। तो क्या बोल सकता हूँ? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सेम टेम्परेचर पे वो हाइपरटोनिक है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है सेम टेम्परेचर पे उसको क्या बोल दूंगा? हाइपोटोनिक। तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो हाइपरटोनिक, और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। तो एक डेफिनेशन भी ये भी हो सकती है। ठीक है, चलो। तो अब क्या होगा बच्चों? इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इस पर क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। तो वो मैं आपको भेजूँगा, है ना, आप उसको ट्राई कर लेना। बस उसमें एक सजेशन पहले ही बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या होगा, जब भी आपको परसेंटेज दे रखी हो ना कि 5% यूरिया, 10% यूरिया, तो आप उसको वेट बाई वेट मत मानना। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में आप उसको क्या मानना? वेट बाई वॉल्यूम। ये थोड़ा सा अजम्पशन है ना। ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ पे N/V तुम्हें वॉल्यूम चाहिए होती है फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम कब मिल सकती है? जब तुम जो परसेंटेज जो तुम्हें दे रखी है वो तुम वेट बाई वॉल्यूम मानो, है ना। अजम्पशन है, एक्चुअली वही दे रखा होता है, वो मेंशन नहीं करते बस। तो ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल में जब भी परसेंटेज दे रखी हो, है ना, तो वो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगी, बस ये ध्यान रखना है ना, वो मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, वो मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है। अब ज़रा एक बात और बतानी थी, बिहेवियर बताना था सेल्स का, बिहेवियर ऑफ सेल्स। जब हम किसी भी सेल्स को, मतलब जो वही सेल्स जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, है ना, सेल्स को डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशंस में रखते हो तो वो श्रिंक करेगा या एक्सपेंड करेगा, है ना। तो हेडिंग डालो अगली, बिहेवियर ऑफ सेल्स in different solutions, in different solutions, in different solutions, behavior of cells in different solutions। ठीक है। तो
ये कोई सेल है ना, सेल, मैंने इसको एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया मान लो, ठीक है, एक सॉल्यूशन में डाल दिया। तो मान लो सेल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन कम है, तो सेल के अंदर क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है। और लेस कंसंट्रेटेड मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, कम कंसंट्रेशन वाले को हाइपोटोनिक। तो सेल के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी है, हाइपोटोनिक, यानी कम कंसंट्रेशन है। और उस सेल को जिस सॉल्यूशन के अंदर डाला है ये मान लो मोर कंसंट्रेटेड है, ये कैसा है, मोर कंसंट्रेटेड, ये मोर कंसंट्रेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। इसे क्या बोल दूंगा, हाइपरटोनिक। ऊपर हम रिजल्ट देख चुके, दो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेम टेम्परेचर पे वो हाइपरटोनिक, जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक। अब इसी सॉल्यूशन को मैं दोबारा, इसी सेल को मैं दूसरे एक और सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ, ठीक है। इस बार मान लेता हूँ कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की परत है बाहर वाली, मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। इस बार सेल के अंदर का मसला कैसा है, वो मोर कंसंट्रेटेड है, तो यानी हाइपरटोनिक है, ठीक है। और जिस सेल की जो सराउंडिंग है वो लेस कंसंट्रेटेड है, वो कैसी है इस बार, लेस कंसंट्रेटेड, मतलब वो कैसी है, हाइपोटोनिक। अब जरा एक बात नोटिस करो, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है ना, या मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, सेल के अंदर, और बाहर का मोर कंसंट्रेटेड है। मोर कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है और बाहर कम है। और ऑस्मोसिस में हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है सॉल्वेंट की। सही बात है। तो सॉल्वेंट अंदर ज़्यादा है क्योंकि अंदर कैसा सॉल्यूशन है, लेस कंसंट्रेटेड, और सॉल्वेंट बाहर कम है क्योंकि बाहर कैसा सॉल्यूशन है, मोर कंसंट्रेटेड, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है। तो क्या होगा, सेल के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर देंगे बाहर की तरफ, तो जिसकी वजह से ये सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर से सॉल्वेंट निकल के कहाँ चले गए, बाहर सॉल्यूशन में। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में देखो, यहाँ पे मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट कम है सेल के अंदर, यहाँ पे लेस कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, बाहर वाली साइड से सेल के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेल विल स्वेल अप, सेल विल स्वेल अप, है ना, ठीक है। तो ये अलग बिहेवियर पता चल गया, ऐसी तो मैं एग्जाम में दे देगा कि वो कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है। कि अगर मैं एक हाइपोटोनिक सेल को, हाइपोटोनिक मतलब लेस कंसंट्रेशन, है ना, और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूं तो क्या होगा, श्रिंक होगा। और अगर मैं एक हाइपरटोनिक सेल को एक हाइपोटोनिक में लिखूं तो क्या होगा, सेल स्वेल होगा। ये मैंने बता दिया वजह क्या है, अंदर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो फूल जाएगा, अंदर से बाहर निकलेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर ऑफ सेल इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, है ना। तो लास्ट टॉपिक बच्चों इस चैप्टर का, है ना, मैं न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, तुम लोगों को सॉल्व करना है ना। फिर अगले लेक्चर से, अगले 3-4 लेक्चर्स में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इस चैप्टर से, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, है ना, लेकिन बेसिक लगाओ कम से कम। अगला टॉपिक बच्चों, उसका नाम लिखो वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। वेंट ऑफ फैक्टर, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। यस, टॉपिक को एक और नाम दे सकते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो बात क्या थी बच्चों, है ना, ये टॉपिक एक्सरसाइज में कैसा आया। मैंने आपको एक बात बताई थी, या अभी तुमने नोटिस करो जितने भी न्यूमेरिकल्स तुमने लगाए हैं, जो लगाने वाले हो उससे पहले, उसमें ज़्यादातर जो सॉल्यूट होते थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होने का मतलब क्या है कि जैसे जो ब्रेक नहीं होते सॉल्यूशन में, जो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करने पे ब्रेक नहीं होते, जैसे सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, ऐसी न्यूमेरिकल्स करें तुमने, यही सॉल्यूट होते थे। तो होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या लिखवाया था मैंने, वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, है ना।
तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे तो तुम्हारे ये प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, अगर हमारा सॉल्यूट NaCl टाइप लिया, कैसा लिया, NaCl टाइप, तो जैसे तुमने NaCl को सॉल्यूशन के अंदर डाला ये तो फौरन डिसोसिएट हो जाता है किसमें, Na+ और Cl- में। लेकिन अगर ग्लूकोज लोगे तो ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो ब्रेक ही नहीं होता, वो ग्लूकोज की तरह ही रहता है। तो होता क्या है ऐसे केसेस में जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का होता है, NaCl, KCl, Na2SO4 जो ब्रेक हो सकता है इसमें, उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बदल जाते हैं। देखो यहाँ पे एक Na का पार्टिकल बन गया, एक Cl- का, तो टोटल कितने पार्टिकल्स बन गए सॉल्यूट के, 2। लेकिन ग्लूकोज क्या है, एक ही पार्टिकल है अकेला ग्लूकोज, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बदल जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूट वहाँ पे ब्रेक हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है या एसोसिएट हो सकता है। तो उस केसेस में जितने भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूले जो पढ़े हैं सारे आंसर गलत आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम ये तो कंसीडर कर ही नहीं रहे कि सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है। तो इस वजह से इस फैक्टर की ज़रूरत पड़ी, वेंट ऑफ फैक्टर की। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब जो इलेक्ट्रोलाइट हमें दे रखा है वो बच्चों वो नेचर में कैसा है, जो सॉल्यूट हमें दे रखा है वो नेचर में इलेक्ट्रोलाइटिक है। होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाता है, उसके ब्रेक होने की वजह से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बदल जाते हैं। देखो डबल हो गए, 2 पार्टिकल बन गए एक से, और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बदल जाते हैं तो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, बदल जाएंगी। सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, बदल जाएंगी। तो इस वजह से जो भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं वहाँ पे हमें एक नए फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर आई, है ना। मैं कुछ इंग्लिश में लाइंस बोल रहा हूँ जिसमें तुम यहाँ पे लिख लेना पैराग्राफ में, स्लो बोल रहा हूँ, बाकी रिपीट करके लिख लेना, है ना। जो मैंने बात समझाई उसी को बोल रहा हूँ। इफ़ अ सॉल्यूट डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, इफ़ अ सॉल्यूट एसोसिएट्स और डिसोसिएट्स इन अ सॉल्यूशन, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिफरेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, है ना। मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जितना हम जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं थ्योरेटिकली जितने होने चाहिए, जैसे यहाँ पे डबल हो गए एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, एंड सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन number of solute particles, therefore colligative properties, therefore actual colligative properties will also be different from the theoretical values, therefore actual colligative property values will also be different from the theoretical value, from the theoretical value। तो इस चीज़ को तुम्हें लिख लेना है ना। तो इस वजह से क्या होता है, एक्चुअल जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी आनी चाहिए थी, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो अलग आती हैं किससे, प्रेडिक्टेड वैल्यू से या थ्योरेटिकल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यूज अलग आती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्यूट टूट जाता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बदल जाते हैं, जिससे वो वैल्यूज भी बदल जाएंगी। तो इस वजह से वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन होता है, वो तुम यहाँ पैराग्राफ में लिख लेना। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई, है ना, आई। तो आई को हम क्या लिखते हैं, आई को हम लिखते हैं ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व की गई हैं, है ना, यानी डिसोसिएट हो रही हैं, डिसोसिएशन की वजह से जो चेंज आ रहा है वो। तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व मतलब डिसोसिएशन की वजह से फर्क आने के बाद, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, CGP लिख रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, अपॉन थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, जो हम निकालते हैं फॉर्मूले से बिना डिसोसिएशन के। डिनोमिनेटर में मतलब वो वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वो वैल्यू रख रहा हूँ जिसमें हमने ये हमने मतलब कंसीडर नहीं करा था कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट, हमारा सॉल्यूट टूट रहा है या नहीं टूट रहा, कि थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो मान लो एक तो वो आएगी जो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे डेल्टा टी भी निकाला हमने KB इंटू एम, तो वो तो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। और ऑब्जर्व वाली जनरली हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगी, तो जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वो डिनोमिनेटर में आएगी, और जो ऑब्जर्व्ड है वो हमें सवाल में दे रखी होगी। उन दोनों का रेशियो ले लो, वही किसकी इक्वल हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर की इक्वल। ऐसे हम आई निकाल सकते हैं। एक बात और, तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखता था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो किसके इक्वल आता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखूंगा मैं,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट को मोल्स को क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सही बात है। या तुम और भी प्रॉपर्टी देखो, डेल्टा टी बी को क्या लिखता हूँ, के बी इंटू एम, एम क्या है, मोलैलिटी, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वही मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट। उससे मतलब नहीं है, मैं अभी क्या बात बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोलर मास के, सॉल्यूट के मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। चाहे तुम डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लिखो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिनोमिनेटर में ही आता है हमेशा। सही बात है, ऑब्जर्व करना, अभी और सवाल करोगे तो कर लोगे, क्योंकि मैंने इन प्रॉपर्टीज पे सवाल करवा ही नहीं है। तो क्या हो सकता है कि जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बदल रही हैं तो सॉल्यूट का मोलर मास भी बदलेगा, एक्चुअल मोलर मास भी बदलेगा सॉल्यूट का, कैलकुलेटेड अलग होगा और एक्चुअल अलग होगा। तो आई को मैं और कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। ऊपर कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ऑब्जर्व्ड, नीचे कौन सी आ रही हैं, कैलकुलेटेड। तो अगर मोलर मास के टर्म्स में ये फॉर्मूला लिखूं तो रिवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास सॉल्यूट के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आई को और कैसे लिख सकता हूँ, थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास, किसके मोलर मास, सॉल्यूट के मोलर मास, अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास। और इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू को मोलर मास के एबनॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमें सवाल में दे रखी होगी अपॉन कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, जो हम क्वेश्चन से निकालेंगे। ठीक है, मोलर मास के टर्म्स में ये उल्टा हो जाएगा, तो थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास तो ऊपर आएगा जो एक्चुअल होगा, जैसे NaCl का एक्चुअल मोलर मास क्या होगा, Na प्लस Cl का ऐड कर दो, और ऑब्जर्व जो एबनॉर्मल जो है वो हमें सवाल में दे रखा होगा, है ना। तो इसमें से कोई एक चीज़ अननोन होगी, बाकी हम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस वाले फॉर्मूले को मैंने मोलर मास में कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर न्यूमेरिक फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस आई से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे तुमने क्या पढ़ा था कि RLVP किसके इक्वल होता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो इक्वल होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, और ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, वेंट ऑफ फैक्टर से। तो सारे फॉर्मूले में यही होगा, राइट हैंड साइड पे आई से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे फ़र्क पड़ रहा है टूटने से, तो इसलिए आई जो है सिर्फ सॉल्यूट के मोल से मल्टीप्लाई होगा, आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये खुल के बताया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जितनी भी जो भी फॉर्मूले बस उस पर राइट हैंड साइड पे आई से मल्टीप्लाई कर देना है करेक्शन के लिए, सेम फॉर्मूले यूज़ करोगे, है ना, ऐसे सॉल्यूट्स के लिए भी अगर वो डिसोसिएट कर रहे हैं तो भी। ठीक है, तो RLVP ये हो जाएगा। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या बताया था, KB इंटू एम, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो, हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा TF क्या बताया था, KF इंटू एम, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या बताया था, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर CRT, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ऐसे सॉल्यूट्स के लिए भी जो नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, जो ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें आई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आई को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आई को हमें निकालना सीखना पड़ेगा, आई को हमें क्या करना पड़ेगा, आई को हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको आई को कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, है ना, आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ आई, वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेशन ऑफ आई। सबसे पहले वाला केस, एसोसिएशन से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकते हैं, और डिसोसिएशन से भी। डिसोसिएशन मतलब NaCl गोज टू Na प्लस Cl माइनस, ये डिसोसिएशन है। कभी कभी एसोसिएशन हो जाता है, कंबाइन हो जाते हैं, तब भी तो चेंज हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि डिसोसिएशन में क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई को निकालने के लिए। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है,
डिसोसिएशन के केस में आप आई को ऐसे निकालोगे 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। वेंट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होगा 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, जहाँ पे अल्फा बच्चों क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना टूट रहा है हमारा कोई भी सॉल्यूट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे वो बोलते 80% डिसोसिएटेड तो अल्फा की वैल्यू क्या रख देना 0.8। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा परसेंटेज डिसोसिएशन के बारे में तो अल्फा को 1 मान लेना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड ऑन डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड ऑन डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड ऑन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन पे कितने पार्टिकल्स बने। एग्जांपल लेता हूँ, एन को निकालने का तरीका देखना। NaCl कैसे टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2 नए आयंस बने। KCl कैसे टूटता है K प्लस प्लस Cl माइनस, तो n की वैल्यू 2 हो गई, K प्लस और Cl माइनस। Na2SO4 कैसे टूटता है 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, समझ रहे हो। तो 2 Na के बने 1 SO4 का, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3। n की वैल्यू ऐसे डिसाइड करेंगे, ये मैंने बता दिया, हल्का सा आइडिया दे दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा डिसोसिएशन में ये यूज करोगे, एसोसिएशन में कौन से फॉर्मूले यूज करोगे बच्चों। एसोसिएशन में आप यूज करोगे I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1, n की जगह 1 अपॉन n माइनस 1, ये ऐसे याद रखोगे। यहाँ पे भी अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है कितने पार्टिकल्स बने एसोसिएशन पे। तो एक बात ध्यान रखना, n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट कैसे प्रेडिक्ट करोगे। अगर डाइमराइजेशन हो रहा है, डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं डाइमर बनना, डाइमराइजेशन हो रहा है। तो डाइमराइजेशन में n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ट्राइमर अगर बन रहा है 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ट्राइमराइजेशन में बच्चों n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सॉरी डाइमराइजेशन में n की वैल्यू 2 होगी और ट्राइमराइजेशन में n की वैल्यू हमेशा क्या होगी 3 होगी। तो ऐसे डायरेक्ट रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें ऐसे यूज़ करने हैं, बस उसमें ये पहचानना है तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट देखकर, ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइट्स खुद ही पहचानने हैं। तो मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे पता लगते जाएंगे कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के होते हैं जो ऐसे टूट सकते हैं। वहाँ पे तुम्हें आई से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है, आई यहाँ से तुम ऐसे निकालोगे, एसोसिएशन हो रहा होगा तो ये, डिसोसिएशन हो रहा होगा तो ऊपर से, ठीक है। अब बच्चों मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ, है ना, लिख देता हूँ मैं उस सवाल को, मैं बोल देता हूँ एक्चुअली, है ना। तो मैं उस सवाल को ट्राई करना है जो इस पे बेस्ड है ना, आई की हेल्प से। बाकी सवाल मैं क्वेश्चंस पे तुम्हें धीरे धीरे करवाता जाऊंगा और कुछ भेज दूंगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक सवाल दे देता हूँ अभी, लेक्चर देखना, मुझे करके भेज देना। मैं बोल रहा हूँ सवाल लिखो, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.61 grams of, calculate the boiling point of a solution containing 0.61 grams of benzoic acid, containing 0.61 grams of benzoic acid in 50 grams of CS2, in 15 grams of in 50 grams of CS2. Calculate the boiling point of a solution containing 0.61 grams of benzoic acid in 50 grams of CS2, यानी ये सॉल्वेंट है CS2, assuming 84% डाइमराइजेशन, यानी कितना डाइमराइजेशन हो रहा है 84%, अज्यूमिंग 84% यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है, डाइमराइजेशन ऑफ एसिड, और डाइमराइजेशन है तो यानी n की वैल्यू 2 हो गई। और उसने प्योर सॉल्वेंट का उसने आगे लिखा हुआ है बॉइलिंग गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CS2, गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CS2 इज 46.2 डिग्री सेल्सियस, 46.2 डिग्री सेल्सियस, एंड Kb for CS2 is equal to
एंड Kb फॉर CS2 इज इक्वल टू 2.3 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। ये Kb की वैल्यू दे रखी है CS2 की, है ना। तो तुम्हें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बनाना है, प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है, ठीक है। आसान सवाल है, थोड़ा सा सोचना और फिर मुझे आंसर बताना। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मैं देता जाऊंगा हाँ सवालों के दौरान, ठीक है, बताता जाऊंगा। बाकी तुम लोग इस चैप्टर को प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों।